हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। तो लिविंग वर्ल्ड, जितना भी जो लिविंग है उसमें वर्ल्ड में कितने सारे लिविंग है, सबके बारे में पूरा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है सब इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे आगे पेज में हमारा साइंटिस्ट का नाम दिया है एनसीईआरटी में, सब खोल के देख लो। क्या नाम है? अर्नस्ट मेयर। क्या नाम है? अर्नस्ट मेयर। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में। और ये कब तक चले थे, मतलब इनका डेथ कब हुआ था? तो 2004 में। इनके बारे में ज्यादा याद रखना नहीं है, कुछ पॉइंट है। कौन कौन पॉइंट? सबसे पहले तो वो कहाँ के थे, तो हमारे कहाँ के थे? जर्मनी के, जिसको हम लोग कैंपटन बोलते हैं। मतलब जर्मनी में एक जगह है कैंपटन, वहां के वो थे। कौन? हमारे अर्नस्ट मेयर। ये कैसे साइंटिस्ट थे? तो ये बायोलॉजिस्ट थे। कैसे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस अर्नस्ट मेयर के बारे में आएगा तो ये लाइन आ सकता है कि डार्विन थे, मतलब 20th सेंचुरी के ये डार्विन थे। डार्विन कौन था? मतलब कहीं भी जाता था तो वो मतलब कोई भी चीज देखा उसमें वो खोज करने लगा, उसमें वो, इसलिए इनको बोला गया था क्या? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आगे क्या दिए थे? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। स्पेसिस पे ये अपना बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिए थे। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। समझ में आ गया? बॉन्ड कब किए थे? 1905 में। कब किए थे? तो 5 जुलाई। इनसे ज्यादा इनके बारे में याद रखना है भी नहीं। क्या क्या? कैंपटन जर्मनी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, याद हो गया। सबसे ज्यादा याद, ये तो भूलना ही नहीं है, क्या? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और क्या? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस दिए थे। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है। खैर, अब हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पूरे डाइवर्सिटी में बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई तो कैरेक्टर होगा जिससे हम लोग डिफाइन किए कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहला क्या कि वो ग्रोथ करता है कि नहीं? ग्रोथ, ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ग्रोथ करेगा? मतलब इस बेसिस पे हम लोग की करेगा तो करता ही है, लेकिन इस बेसिस पे हम लोग क्या किए? पहले क्लासिफाई करके देखें कि क्या ग्रोथ करता है। तो चलो हाँ जी करता तो है, हम भी ग्रोथ कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन करता है, बताओ। तो हाँ तो करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तीसरा, क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? हाँ होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के वो जिंदा कैसे रहेगा? होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो हाँ होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मतलब क्या? खुद के प्रति थोड़ा ये करना, जैसे कि कोई तुमको एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम क्या आंख बंद हो जाना, अपने आप को बचाना, वही हुआ। तो इस पेज में क्या था? सबसे पहले हम जाने अर्नस्ट मेयर के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 में। मृत्यु कब हुआ? 2004 में। कैंपटन के थे, जर्मनी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इनको बोला जाता था। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इसको तो याद रखना है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस दिए थे और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी। खत आएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन है? तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और क्या है? कंसिस्टेंस है। इतना तो याद रहेगा। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, ग्रोथ किया, रिप्रोडक्शन किया, उसके पास इन्वायरमेंट में जितना भी है उसको सेंस महसूस करने का एबिलिटी। और एनसीईआरटी में क्या दिया? सेल्फ रिप्लिकेट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, इंटरेक्ट करता है, इमर्ज करता है। ये सब क्या है? ग्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे देखते हैं। हम लोगों को क्या देखना है? 2 कैरेक्टर। कितना? 2 कैरेक्टर। एक कैरेक्टरिस्टिक और एक डिफाइनिंग। मतलब कैरेक्टर उसका कैरेक्टर है, डिफाइनिंग हाँ उसको डिफाइन कर रहा है। जैसे
देखेंगे ये फीचर्स था हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बताओ ये डिफाइनिंग है कि कैरेक्टर है? डिफाइनिंग मतलब वो कि हाँ वो लिविंग में ही हो रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो बस एक कैरेक्टर है, लिविंग में भी हो रहा है नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो हमारा बताओ ग्रोथ, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या लिविंग में होता है नॉन लिविंग में होता है? बताओ। लिविंग में हो रहा है या तो नॉन लिविंग में हो रहा है या दोनों में हो रहा है? तो बताओ दोनों में हो रहा है। कैसे हो रहा है? ग्रोथ सिर्फ हमारा शरीर, ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या है बताओ, क्या है ग्रोथ का मतलब? कोई बताएगा हमको? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये हमारा मल्टी सेलुलर में भी होगा और ये हमारा यूनिसेलुलर में भी होगा। लिविंग में भी होगा, नॉन लिविंग में होगा, मल्टी सेलुलर में होगा। कैसे? हम लोग तो जानते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं हम लोग ये जानते हैं, ठीक। अब यूनिसेलुलर में कैसे होगा बताओ? यूनिसेलुलर में बताओ सब। इसमें यूनिसेलुलर हम लोग रिप्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? यूनिसेलुलर में भी क्या होता है? ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर में भी हमारा क्या होता है? जो ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन हुआ और हमारा रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम बोले थे। सब में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था मास और नंबर। तो इससे तो पता चला कि जो हमारा ग्रोथ है वो मल्टी में भी हो रहा है, यूनि में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, लिविंग में भी, नॉन लिविंग में कैसे होता है? जैसे कि हम लोग माउंटेन देखे हैं, मतलब मास का बढ़ जाना। मतलब तुम एक जगह कचरा फेंको, आज हम अपने घर में साफ करके यहाँ पे इतना छोटा कचरा फेंके, 1 महीना में क्या देखिए कचरा इतना बड़ा हो गया। तो क्या हुआ? ये इसका मास, इसका नंबर इंक्रीज हो गया। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। समझ में आया? ग्रोथ किस में हो रहा है? नॉन लिविंग में। एक ग्रोथ में एक चीज और देखना है, क्या देखना है? तो ग्रोथ हमारा इनसाइड भी ग्रोथ हो रहा है, बाहर से भी हम लोग ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ हमारा क्या होता है? इनसाइड भी हो रहा है। इनसाइड कैसे? हमारे एनिमल में। किसमें हो रहा है? एनिमल में, जो कि क्या है? डिटरमिनेट है। ये क्या है? डिटरमिनेट है। मतलब ग्रोथ का एक लेवल है कि इतना होना, इससे ज्यादा नहीं होना। जैसे हम लोग का ग्रोथ हो गया, इतने छोटे से हम इतने बड़े हो गए, क्या हम धीरे धीरे बढ़ के और बड़े होंगे? नहीं, हमारा ये बस लिमिट है ग्रोथ होने का। ये हमारा मतलब सेट है कि हम इतने ही लंबे हम होंगे। और दूसरा कैसे होता है? बाहरी भी होता है। बाहरी कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है। कैसे? हमारा किसमें होता है? प्लांट में। और ये क्या है? इनडिटरमिनेंट है। क्या है ये? इनडिटरमिनेंट है। समझ में आ गया ग्रोथ के बारे में, किसको कैरेक्टरिस्टिक दिए गए। और हमारा ये तो हम लोग जानते हैं, प्लांट ये क्या? एबॉयटिक। तो ग्रोथ समझ में आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक। कोई पूछे कि ग्रोथ बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। समझाने बोलेगा समझा देंगे कि नॉन लिविंग में भी ग्रो होता है, लिविंग में भी ग्रो हो रहा है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, यूनिसेलुलर में हो रहा है। कैसे हो रहा है? समझ में आ गया। इंक्रीज, इसका ग्रोथ का मतलब क्या? इंक्रीज इन मास इन नंबर। जहां पे उसका मास इंक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया। तो इनसाइड भी होता है, बाहरी भी होता है। इनसाइड हमारे एनिमल में जो डिटरमिनेंट है, एक्सटर्नल किसमें? प्लांट में जो इनडिटरमिनेंट है। नॉन लिविंग में कैसे होता है? हम लोग क्या बालू का ढेर करते हैं, धीरे धीरे करके वो क्या एक पहाड़ जैसा बना देता है। तो क्या हो गया? मास नंबर सब इंक्रीज हो गया। तो ग्रोथ तो यहाँ पे हुआ, नॉन लिविंग में वो भी हुआ। समझ में आ गया? अब दूसरा रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताओ? रिप्रोडक्शन। इसको एक बार लिख देते, ये भी लिख लेना। मल्टी सेलुलर में भी क्या हो रहा था? सेल डिवीजन। और हमारा यूनिसेलुलर में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? हमारा ग्रोथ होता है,
सेल डिवीजन होता है और हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सब क्या है, सेम है, क्योंकि सब में हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा क्या है, बना दिया, तो सब में ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब दूसरा देखो रिप्रोडक्शन। अब बताओ रिप्रोडक्शन क्या सिर्फ लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं रिप्रोडक्शन करते हैं? बताओ रिप्रोडक्शन किस में होता है, लिविंग में होगा या नॉन लिविंग में, किस में होगा? बताओ ये। अच्छा बताओ, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो एक बार तो दिमाग में आएगा कि हाँ ये तो सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस करेगा भी नहीं। तो जो मेल या फीमेल जो फर्टाइल नहीं होते हैं, स्टेराइल होता है, तो जो रिप्रोडक्शन का जिनके पास ये नहीं हो, तो वो क्या लिविंग नहीं है? ये बताओ, क्या वो लिविंग नहीं है? बताओ। जो हमारे म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं होते हैं? बताओ। यूनिसेलुलर अभी बता, यूनिसेलुलर ईस्ट है, अमीबा है, सब क्या करता है, सब क्या करता है, बर्डिंग से। जैसे ईस्ट हाइड्रा क्या हमारा बर्डिंग से रिप्रोडक्शन किया, मास को इंक्रीज किया। और कौन कौन, प्लानेरिया टू रिजेनरेशन से, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा, सब फ्रेगमेंटेशन से, ये सब क्या, सब में रिप्रोडक्शन हो रहा है, सब में हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, लिविंग में भी हुआ, नॉन लिविंग में भी हुआ, सब में हुआ। तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग थिंग्स का। डिफाइनिंग फीचर कौन है, याद रखना है, कौन कौन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ग्रोथ रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफाइनिंग है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ हम लोग में हो रहा है, कैसे हो रहा है बताओ? क्योंकि केमिकल्स के तो सिर्फ हम ही लोग बने हुए हैं, केमिकल्स रिएक्शन सिर्फ हम ही लोग के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हम ही लोग के अंदर हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हम ही, कंसिस्टेंस क्या हम ही लोग, हम लोग को क्या, जैसे यूनिसेलुलर को ईस्ट को मारेगा कोई, बोलेगा एक थप्पड़ मारेंगे, तो उसको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या, उसके पास है खुद को प्रोटेक्ट करने का कंसिस्टेंस कुछ नहीं है। तो क्या ये हमारा, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर हम लोग का है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर हम लोग का। ग्रोथ रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब धीरे धीरे ग्रोथ में क्या है, क्यों नहीं है, रिप्रोडक्शन में क्या है, क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी सब धीरे धीरे चारों, ये पांचों का हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो पहला पॉइंट, इसका ग्रोथ हमें दो कैरेक्टर देता है। सबसे पहले अभी बताया था क्या, इंक्रीज हो रहा है हमारा मास में, इंक्रीज हो रहा है हमारा नंबर में। मास का इंक्रीज हो गया, मास मतलब समझ रहे हैं, मास मतलब कि छोटा वेट इंक्रीज मास का हुआ, या तो नंबर का इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या बोले, ग्रोथ हो रहा है। या तो एक क्लास में एक बच्चा है और फिर क्या हो गया, 10 बच्चा आ गया, तो क्या बोलते हैं, हाँ क्लास का ग्रोथ हो रहा है। या तो मास का ग्रोथ हो रहा है, 1 केजी से 10 केजी हो गया, तो हाँ मास का ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग ग्रोथ में क्या बोलेंगे, दो कैरेक्टर्स कौन कौन आता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। क्लियर। दूसरा, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ हमारा किससे होता है, सेल का डिवीजन होके हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रहा है, सेल का हमेशा क्या होता है, ग्रोथ में डिवीजन होता है। किसमें, सेल डिवीजन। क्या सेल डिवीजन मल्टी सेलुलर में ही होता है, नहीं, मल्टी सेलुलर में भी होगा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा। अभी जस्ट बताए थे कि हमारा इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर हुआ सबसे पहला दो कैरेक्टर, और ग्रोथ हमेशा सेल डिवीजन से होता है। किससे ग्रोथ होता है, बाई सेल डिवीजन, मल्टी सेलुलर में भी और हमारा यूनिसेलुलर में भी। और अब बोलता है प्लांट में, देखो बताओ एनिमल में, प्लांट में पहले देखते हैं, प्लांट में भी ग्रोथ किससे हो रहा है, सेल डिवीजन से हो रहा है। occurs continuously throughout their life span। समझ में आया, मतलब जो प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है सेल डिवीजन से, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार हो रहा है, और जब तक उसका लाइफ स्पेन है तब तक उसका ग्रोथ होता है। समझ में आया। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर पीपल का मतलब कि पेड़ है, कोई मैंगो का, किसी का भी पेड़ है, तो उसका जितना लाइफ स्पेन है 60 साल 70 साल, तो मतलब वो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो ग्रोथ करेगा।
समझ में आ गया? प्लांट के केस में मतलब ये क्या इनडिटर्मिनेंट है, अभी बताया था कैसा है, इनडिटर्मिनेंट है। बट एनिमल के केस में देखो, जब हम लोग का लाइफ स्पेन 70 से 80 साल है, तो क्या 70 से 80 साल तक हम लोग ग्रोथ करते हैं? उतना अगर ग्रोथ करें तो हम लोग भी पेड़ इतने लंबे होते हैं, लेकिन हम लोग का सर्टेन एज तक है, सर्टेन एज तक है। तो क्या बोल रहे, जो ग्रोथ हो रहा है हम लोग का भी तो सेल डिविजन हो रहा है, लेकिन हम लोग का सर्टेन एज तक है। प्लांट में भी ग्रोथ डिवीजन हुआ बाई सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर में भी ग्रोथ हुआ बाई सेल डिवीजन, मल्टीसेलुलर में भी ग्रोथ हुआ बाई सेल डिवीजन। प्लांट में कंटिन्यूअसली जब तक, कब तक है, जब तक उसका लाइफ स्पेन है, जब तक वो डिड नहीं हो जाता, तब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसका ग्रोथ होते रहेगा। दूसरा क्या था हमारा एनिमल्स में, एनिमल्स में जब तक होता है सेल डिवीजन हमारे सर्टेन एज तक, हमारा एक एज होता है जब तक हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, 12, 13, 14 साल तक। फिर जब हम लोग का प्यूबर्टी में हम लोग आते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में, मैच्योरिटी फेज में, तब हम लोग क्या होता है, हम लोग का ये ग्रोथ रेट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे एनिमल में क्या होता है, सर्टेन एज तक उसमें थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो उसका लाइफ स्पेन है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ भी हुआ, रिप्रोडक्शन भी हुआ, और ये कैसे होता है, इंक्लूसिव इवेंट होता है। क्या होता है, दो इवेंट। यूनिसेलुलर में क्या होता है, इंक्लूसिव इवेंट होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। मल्टीसेलुलर में ग्रोथ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। समझ में आ गया? यूनिसेलुलर में ग्रोथ रिप्रोडक्शन का इंक्लूसिव इवेंट हुआ, मल्टीसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का इंक्लूसिव इवेंट हो गया। ग्रोथ है हमारे इंट्रिंसिक, हमारे लिविंग में, हम लोग के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर है। बाहरी से ग्रोथ दिख रहा है, पता चलता है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, नहीं पता चलता है, अंदर अंदरूनी इंट्रिंसिक। और क्या, इरिवर्सिबल है। मतलब क्या, इरिवर्सिबल कैसे, मतलब हम लोग बड़े हो गए, अब हमको कोई बोलेगा कि तुम जाओ फिर से 1 साल में हो जाओ, तो हम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्या ये इरिवर्सिबल है, मतलब हम इंट्रिंसिक एंड ग्रोथ जो होता है इंट्रिंसिक हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है किसमें, लिविंग में। नॉन लिविंग में क्या हो रहा है, ग्रोथ किससे हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। नॉन लिविंग में मटेरियल का एक्यूमुलेट मतलब वहां पे जमा हो जाना। जैसे हम बालू कचरा को जमा करते, ढेर करते गए, इतना कर दिए, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है। और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे है, फिर हम कचरा इतना जमा कर दिए, फिर ये कचरा को हटा दिए, फिर ग्रोथ हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे पेड़ है, पेड़ तो चलो लिविंग में ही आ गया, लेकिन जैसे कि इसमें बता रहे हैं हम रिवर्सिबल है। कैसे, जैसे कि बालू का हम ढेर लगा दिए, दो मतलब बैग बालू हम लाके यहाँ पे रख दिए, इतना बालू हो गया। अब बालू को हम क्या किए, एक फिर से एक बैग हटा दिए, तो फिर से मतलब क्या रिवर्सिबल हो सकता है, फिर से कम ज्यादा ये हो सकता है। लेकिन हम लोग में इरिवर्सिबल होता है, इसमें रिवर्सिबल है। माउंटेन्स का, जैसे बोल्डर्स का, सैंड माउंट्स का अभी बताएं जस्ट, इसलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। ये कैसा कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं ग्रोथ को। एक बार फिर से, इसका क्या है, 2 कैरेक्टर है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। और क्या है, किससे होता है, सेल डिवीजन में, मल्टीसेलुलर में भी, यूनिसेलुलर में भी हाँ होता है। प्लांट में ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से, जो जब तक उसका लाइफ स्पेन है तब तक वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, ग्रोथ करता है, होता है। एनिमल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन से होता है, लेकिन वो सर्टेन एज तक होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होता है, मल्टीसेलुलर में एक्सक्लूसिव होता है, खत्म। ग्रोथ जो होता है इंट्रिंसिक होता है और इरिवर्सिबल होता है, किसमें, लिविंग में। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन करता है मटेरियल का, इरिवर्सिबल है, चेंज कर सकते हैं, किसमें, नॉन लिविंग में। इसलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना बोल के क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोग इसको बोलते हैं, किसको, ग्रोथ को। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं, पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जहां पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है प्रोगेनी। प्रोगेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी। क्या प्रोड्यूस किया, प्रोगेनी। दैट पोसेस फीचर सिमिलर टू पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में, जैसे कि रिप्रोडक्शन में भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करवाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो वही मल्टीसेलुलर में भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है प्रोगेनी को। तो क्या पूरा ये जो फीचर है कैसा सिमिलर है, किसके जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा। मतलब जो हमारे मल्टीसेलुलर में हो रहा है
वही तो हम लोग में भी हो रहा है, तो ये क्या है, सिमिलर है। एसेक्सुअल में भी तो होता है, बताओ, क्योंकि रिप्रोडक्शन का काम ही है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीज करवाना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब नंबर में। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, फंगी कैसे एक्सेक्सुअल से करवाता है, उसमें भी तो क्या स्पोर्ट्स बना रहा है। बडिंग कैसे होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। बडिंग तो जानते हैं हमारे क्या कैसे होता है, हाइड्रा में बड होता है, ग्रोथ डिटेच होकर फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसमें भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। अपना प्रोगेनी बर्ड इसका क्या है, बेबी ही तो है, हो गया। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, फंगी करता है। फ्रेगमेंट मतलब एक फ्रेगमेंट बनाता है, कौन, फंगी। फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, सब किससे कैसे प्रोड्यूस करता है, फंगी से। ये फ्रेगमेंटेशन से कौन कौन, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। फिर आता है सेक्सो रिप्रोडक्शन। सेक्सो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहले तो हम फॉर्मेशन करवाते हैं गैमेट का, गैमेटोजेनेसिस, मेल स्पर्म फीमेल ओवा। फिर फ्यूजन करवाते हैं गैमेट का, और ये क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब, इसको कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर तो अगर हम लोग बोल दिए सेक्सुअल में ये सब हो रहा है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन करने के योग है, माने कि क्या वही लिविंग है, वही लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं, वो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, एक बस कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइन नहीं करे कि हाँ अगर वो लिविंग है तो उसके पास रिप्रोडक्शन का होगा ही। किसके पास नहीं होता है, हमारे मेल्स के पास नहीं होता है। स्टेराइल, हम जैसे कि कोई मेल फीमेल है वो स्टेराइल है, तो क्या जैसे कि वो बेबी नहीं दे सकती, प्रोड्यूस कर सकती, तो कैसे वीवो फर्टिलाइजेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन सब करवाते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है, क्या हम उसको बोलेंगे कि वो लिविंग नहीं है, तो नहीं, हम तो बोलते हैं कि हाँ वो लिविंग है। जो हमारा वर्कर भी होता है वो फर्टिलाइज रिप्रोडक्शन नहीं करता है, हमारा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नहीं कर पाता है, तो क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं रहता है, तो हाँ वो लिविंग होता है, हो गया। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। रिप्रोडक्शन मिला जुला किसके साथ, ग्रोथ के जैसा है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन से, इसमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। कैसे, जैसे कि हमारे मम्मी पापा है, 2 होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, हम लोग 3 4 ऐसे से हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि क्या होता है, ग्रोथ होना। इंक्रीज होता है किसमें, नंबर में, ऑफ सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, अलगी, अमीबा, सब में क्या होता है, सेल का इंक्रीज होता है। तो क्या इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना बोल के क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कौन कौन हमारा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से, रिप्रोडक्शन है क्या, प्रोसेस एक जहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है प्रोगेनी को, जैसे कि हम लोग सेक्सुअल करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, खत्म। दूसरा जैसे कि फंगी क्या करता है, एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है, हाँ तो होता है, पढ़े। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट बना के कौन करता है, फंगी कराता है, फिलामेंटस एल्गी कराता है, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस पढ़ाता है, सब अभी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन करवाते हैं गैमेट का, फ्यूजन करवाते हैं गैमेट का, और ये वेरिएशन अक्कर करता है सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारा म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब क्या होता है, इन लोग के पास रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, तो हाँ उन लोग को तो हम लोग लिविंग बोलते ही है कि हाँ वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन सिनोनिम से किसका, ग्रोथ का, मतलब ग्रोथ रिप्रोडक्शन मिला जुला है, क्यों, क्योंकि ये भी तो इंक्रीज करवा रहा है नंबर का सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी और अमीबा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना बोल के क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन दोनों क्या था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कुछ हम लोग खा रहे पी रहे होते हैं, फिर उसको हम लोग यूटिलाइज करके क्या बना रहे होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और ये सिर्फ हमेशा लिविंग थिंग्स में होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या था,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ये डिफाइनिंग फीचर्स है, मतलब ये सिर्फ लिविंग में होगा। तो कैसे होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितना भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? तो केमिकल्स का बना हुआ है। केमिकल्स बिलोंग टू वेरियस क्लासेस। ये जो केमिकल्स है बिलोंग करता है बहुत वेरियस क्लासेस में, मतलब इसका केमिकल्स का क्लास भी वेरियस है, अलग अलग है। और साइज, समझ में आया? मतलब जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसका बना हुआ है? पहले तो केमिकल्स का बना हुआ है, इसे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा जो हमारा केमिकल्स है किस पे बिलोंग है? तो वेरियस क्लासेस और वेरियस साइज पे और etc and are constantly being made and changed into some other biomolecules। और ये constantly बनता है और क्या होता है? चेंज होता है किसमें? some other biomolecules में। कैसे मोडाइजेशन में पढ़े थे हम लोग? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उसके लिए उसको क्या करते हैं? सिंपल एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस में उसको हम लोग तोड़ रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस था? हमारा मेटाबॉलिज्म तो प्रोसेस ही हो रहा है। तोड़ के हम लोग जो यूटिलाइज करेंगे उसको क्या कर रहे हैं? उसको बना रहे हैं। ब्रीथिंग में क्या पढ़े थे? हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा था जिसमें CO2 क्या हो रहा था? हार्मफुल सब्सटेंस में उससे निकल रहा था। तो ये रिएक्शन सिर्फ ये लिविंग में हो रहा होता है। तो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली बनता है और क्या होता है? चेंज होता है किसमें? अदर बायोमोलिक्यूल्स में। फिर थर्ड लाइन क्या बोल रहा है? दिस कन्वर्जन आर कॉल्ड। यही जो कन्वर्जन है, कौन सा कन्वर्जन? जो हमारे केमिकल्स है वो बन के चेंज हो रहा है किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में। तो जो हमारा कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोले? केमिकल्स और मेटाबॉलिक रिएक्शन इसको बोल दिए। क्या बोले? केमिकल्स और मेटाबॉलिक रिएक्शन इसको हम लोग बोल दिए। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड बॉडी। जितना भी ये रिएक्शन हो रहा है, जितना भी ये रिएक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ? इनसाइड और आउटसाइड? क्या हम लोग अपने हाथ में लेके केमिकल रिएक्शन करवा रहे? नहीं, हमारे अंदर हो रहा है, इनसाइड बॉडी। अब एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या है? बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें बिल्डिंग मतलब बना रहा है रिएक्शन को, किस लिए? तो मास को, ऑर्गेनिज्म का मास को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। तो क्या उसको बोलते हैं? एनाबॉलिज्म रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में क्या है कि रिएक्शन को बिल्डिंग अप कर रहा है, मतलब बना रहा है, बिल्डिंग अप कर रहा है। किस लिए? तो मास, कोई भी ऑर्गेनिज्म में मास को, उसका मास में इंक्रीजमेंट लाने के लिए। किसमें? फोटोसिंथेसिस में। क्या हुआ? एनाबॉलिज्म हुआ। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ? ब्रेक डाउन। इसमें हुआ क्या? बनाया वो, इसमें वो ब्रेक करवा रहा है। कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या? बना के इंक्रीज करा रहा है। इसमें क्या रहा है? तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन करवाता है रिएक्शन को, जैसे कि हमारे रिस्पायरेशन में था, डाइजेशन में था। समझ में आ गया? डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन करवाए थे। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बर सब्सटेंस में, डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में भी कराए थे। तो एनाबॉलिज्म कहाँ? फोटोसिंथेसिस जो हमारा करवा रहे, जिसमें क्या हो रहा है? हम लोग बिल्डिंग अप रिएक्शन टू, मतलब इसमें क्या करा? ऑर्गेनिज्म का ये क्या इंक्रीजमेंट हम लोग करवा रहे हैं। समझ में आया? और कैटाबॉलिज्म में क्या है? ब्रेक डाउन रिएक्शन, मतलब एनाबॉलिज्म में बना रहे हैं और कैटाबॉलिज्म में हम लोग उसको क्या करें? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इस एनाबॉलिज्म किसमें? फोटोसिंथेटिक, और कैटाबॉलिज्म किसमें? रिस्पायरेशन और डाइजेशन में। होता है ऑल प्लांट्स, पूरे प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगी में और माइक्रोब्स में। ये क्या सब क्या करता है? एग्जीबिट करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म एग्जीबिट करता है। मतलब जितना भी प्लांट्स है, बताओ प्लांट्स क्या है? नॉन लिविंग है, लिविंग? लिविंग है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हम लोग। क्या है? लिविंग है। फंगी क्या हमारा? लिविंग है। माइक्रोब्स क्या हमारा? लिविंग है। तो सब क्या एग्जीबिट करता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। इतना में कभी कहीं आया कि नॉन लिविंग कर रहा है मेटाबॉलिज्म? कहीं नहीं आए, कहीं नहीं आए। एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेटिक, प्लांट करवाता है, लिविंग है। कैटाबॉलिज्म रिस्पायरेशन, डाइजेशन कहाँ होता है? एनिमल्स में। एनिमल्स में होता है क्या? लिविंग है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंगी में, माइक्रोब्स में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लिविंग में हो रहा है। ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक कहीं पे आया कि ये नॉन लिविंग में हो रहा है? नहीं हो रहा, सिर्फ लिविंग में, इसमें केमिकल है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये बोल रहा है जो हमारे ये इन विट्रो मतलब क्या? जो हम इन विट्रो करवाते हैं, मतलब कोई लेबोरेटरी पे जाके किसी को हम क्या उपजा रहे हैं,
समझ में आया? जैसे कि हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन विट्रो में क्या करते हैं, फीमेल डोनर से ओवा लेते हैं, मेल डोनर से स्पर्म लेते हैं और एक विट्रो में मतलब एक कल्चर में लेबोरेटरी में जाके दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो ये बोल रहा है इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिएक्शन में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ना ही वो लिविंग होता है ना ही वो नॉन लिविंग होता है। समझ में आया? किसमें? विट्रो में। अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मेटाबॉलिज्म में क्या है, ना ही वो क्या है, लिविंग है, ना ही वो क्या है, नॉन लिविंग है। याद, इंपॉर्टेंट। फिर बोलता है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरिड आउट इन विट्रो और लिविंग रिएक्शन। अब जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है कैसे कैरिड आउट होता है कि इन विट्रो में, कि वो क्या है, लिविंग रिएक्शन है। समझ में आ गया? इसलिए विट्रो में क्या, लिविंग रिएक्शन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डोंट एग्जिबिट, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। साफ क्लियर बोल दिया है, क्या नहीं करेगा, हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं कराएगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, डिफाइनिंग कैरेक्टर फ्यूचर हो गया, मतलब कि डिफाइनिंग फीचर। लिविंग थिंग्स का क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। एक बार फिर ग्रोथ पढ़े थे, रिप्रोडक्शन पढ़े थे। ग्रोथ में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, रिप्रोडक्शन में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में हो रहा है, क्योंकि दोनों का काम है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। या तो वो नॉन लिविंग भी इंक्रीज करेगा, लिविंग भी इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, समझ में आ गया था। अब पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब पूछेगा बताओ कैसे हम इसको बोलेंगे कि हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सबसे पहले तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, हमारा केमिकल्स का बना हुआ है। चलो हाँ पता है, ये केमिकल्स बिलोंग किसमें करता है, बहुत सारा वेरियस क्लास में और साइज में करता है। और वो क्या कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बनता है और चेंज होता है किसमें, अदर बायोमोलिक्यूल्स में, मतलब बन के दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होता है। कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करवा करवा के रिएक्शन को चेंज करवाते हैं। ये जो कन्वर्जन, इसी को हम लोग क्या बोले, केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोले। समझ में आ गया? ये जो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन है कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी। कोई पूछेगा जो हमारे जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। एक होता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब एना मतलब कि उसको बिल्डिंग अप, रिएक्शन को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप रिएक्शन टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का मास को इंक्रीज करता है, बिल्डिंग अप करके ऑर्गेनिज्म का मास को इंक्रीज करता है। किसमें, फोटोसिंथेटिक में हो गया। फिर आता है कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन देख लो, उसमें क्या करता है, बना रहा है। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या ब्रेक डाउन करवाता है रिएक्शन को, जैसे कि रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन में ब्रेक डाउन हुआ। याद हो गया? अब तो जितना भी प्लांट्स है, हमारे एनिमल है, फंगी है, माइक्रोब्स, सब कौन कर, सब क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। सब हमारा लिविंग्स है, अभी तक तो नॉन लिविंग आया नहीं। फिर आता है विट्रो। विट्रो अभी बताए जो अब लैबोरेटरी में बनता है, फीमेल को ओवा लेके मेल का स्पर्म लेके हम लैब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो उसमें बोलता है जहां पे मेटाबॉलिज्म है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है कैरिड आउट किसमें, विट्रो में, वो हमेशा क्या होगा, लिविंग रिएक्शन होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डोंट एग्जिबिट, कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म एग्जिट नहीं करता है। इसलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। समझ में आ गया? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म अभी आया, डिफाइनिंग फीचर। इसके आगे हम लोग, इसके आगे कौन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारा लाइफ का, मतलब जिसके अंदर लाइफ है। क्या है, जिसके अंदर क्या लाइफ है, मतलब जो क्या हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर लाइफ है। तो वो क्या है, किसका बना है, सेल का। सेल है क्या, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। समझ में आ गया? अब क्या बोलता है, मेटाबॉलिज्म अकर। हम अभी पढ़े कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। कैसे हो रहा था, समझ में आ गया था? एब्जॉर्ब का हमारा सेल कर रहा था, फिर O2 को एब्जॉर्ब हमारा सेल टिश्यू कर रहा था। तो कहीं भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सेल। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जो लिविंग है, जिसके अंदर लाइफ है, वही क्या होंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वही करेंगे। मतलब डिफाइनिंग फीचर हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब क्या हो गया, मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिफाइनिंग फीचर। और एक क्या है, कंसिस्टेंस,
जैसे क्या बोलता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल, ये क्या है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है किसमें, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में है ये। कैसे है, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, कैसे हम अपने सराउंडिंग से को लेके क्या होता है, अवेयर होते हैं। क्या होता है, अवेयर होते हैं, रोड पे जा रहे हैं तो अवेयर होते हैं, गाड़ी कहीं धक्का ना मार दे, पीछे से कुत्ता ना आ जाए, मतलब अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग को लेके, चारों तरफ को लेके हम लोग। तो वही हम लोग बोलते हैं जो अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स को लेके अवेयर होते हैं। फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, जितना भी, कहां से, प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक, ऑल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, सब क्या करता है, एनवायरमेंटल स्टिमुली से क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देता है। मतलब कैसे स्टिमुली, मतलब क्या, तुमको कोई पीछे से बोलेगा आप ऐसे ए सुनो तो तुम पीछे तो देखेगा, तो ये हो गया एनवायरमेंटल स्टिमुली से। वो हर कौन, प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक क्या होता है, सब रिस्पॉन्स देते हैं अगर एनवायरमेंटल स्टिमुली उन पे जाता है तो। समझ में आ गया। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स देता है, बोलो, प्लांट्स तो लिविंग है, कैसे रिस्पॉन्स देता है। तो कभी हम लोग देखे हैं, जैसे गर्मी का टाइम आ गया तो टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, तो क्या देखते हैं, गर्मी के टाइम में पौधा सूखने लगता है, तो मतलब समझ में आया कि हाँ वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है। फिर क्या देखते हैं, पौधा सूख रहा है, हम लोग क्या उसमें पानी देते हैं, पानी डालते ही वो खिल जाता है, मतलब वो उदास हो कैसे बैठा हुआ, पानी दिए वो क्या मुस्कुराने लगा, तो मुस्कुरा रहा है मतलब वो क्या पानी से इफेक्ट हो रहा है। फिर क्या हमारा क्या, लाइट, लाइट मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटो वाला लाइट, सन का लाइट, तो हम लोग क्या देखते हैं, सनी फ्लावर लाइट, जिधर से हम लोग का सूर्य का लाइट आ रहा है तो पौधा अपना शरीर, अपना जो चेहरा लाइट की तरफ कर देता है, मतलब वो स्टिमुली कर रहा है, इधर से देख रहा है कि हमको सनलाइट का लाइट आ रहा है, तो वो अपना फेस को उसके तरफ घुमा लेता है, क्योंकि उसको फूड चाहिए, तो वो अपनी तरफ उसके तरफ मुंह कर लेता है। तो समझ में आया कि जो प्लांट्स जो है रिस्पॉन्स करता है किससे, लाइट से, वाटर से, टेम्परेचर से, अदर ऑर्गेनिज्म और हमारा पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हो गया। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो हमारे ये फोटो पीरियड है, जो ये हमारा लाइट वाला पीरियड है, क्या इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को एज वेल एज एनिमल्स को भी। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ह्यूमन बींग्स एक क्या है, एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। मतलब कैसे, हम लोग जितना भी हम लोग क्या है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली कौन, हमारा ह्यूमन बींग्स खुद को लेके बहुत अवेयर होता है। अवेयर होता है कैसे, जैसे कि कहीं पे तुम घर में रह रहे, आग मतलब अचानक से आग लग जाए, तो वो कभी ये कोई देखता है कि रूम में और कौन है, कौन है, किसको बचाना है, वो खुद का जान को लेके भागता है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो सेल्फिश होता है। इससे तो ये पता चला ह्यूमन बींग्स हमेशा क्या होता है, सेल्फिश होता है, खुद को लेके वो ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उसको रहता है। इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर से मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था। फिर यही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। लाइफ मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारे सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस मतलब क्या, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है किसमें, पूरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जहां आ गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया क्या, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अवेयरनेस है, सराउंडिंग्स को लेके हम लोग अवेयर होते हैं, सराउंडिंग्स को लेके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबको लेके। फ्रॉम कहां से, प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक सब रिस्पॉन्स करते हैं जब उनमें एनवायरमेंटल स्टिमुली होता है। तो समझ में आ गया। प्लांट्स रिस्पॉन्स, प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो लाइट के से भी रिस्पॉन्स करता है। अभी बता आपने लाइट से, क्योंकि वो उसके लाइट से, सनलाइट से खाना बनाता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, खाना बनाने के लिए वो क्या करता है, अपना शरीर, अपना चेहरा, फेस उसके तरफ कर लेता है। सनफ्लावर को देखो, वाटर, उदास है, पानी दे दो हंसने लगेगा, टेम्परेचर से, अदर ऑर्गेनिज्म से और पॉल्यूटेंट से। फोटो पीरियड क्या है, इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, किसमें, प्लांट्स को और एनिमल्स को भी। सिर्फ आ जाएगा फोटो पीरियड, क्या सिर्फ प्लांट्स को इफेक्ट, रिप्रोडक्शन में इफेक्ट करता नहीं, किसको, एनिमल्स को भी करता है। ह्यूमन बींग्स एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कंसिस्टेंस मतलब सेल्फिश, वो सेल्फिश होता है। क्या है, सेल्फिश है वो, कौन, ह्यूमन बींग्स। इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चलो सबको आज से इतना याद रखने की ह्यूमन बींग्स क्या है, सेल्फिश है, मतलब खुद सब लोग सेल्फिश है। यहाँ पे पूरा ये दुनिया में सब लोग सेल्फिश है, ये साइंस भी प्रूफ कर दिया। कैसे, तो ये देख लो कैसे किया, ये लाइन रट लो,
कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करे उसको बोल दो ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब वो क्या सेल्फिश है। अब हम लोग क्या देखते हैं ऑर्गेनिज्म। अच्छा हम लोग तो अभी क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो बताओ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एक क्वेश्चन जो तुम लोगों को कमेंट में बताना है, फिर हम उसको बताएंगे। कोई जो ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्रेन डेड हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुली कॉन्शियसनेस सब क्या हमारा ब्रेन बता रहा है, सीएनएस बता रहा है, तो जिसका ब्रेन डेड है मतलब जो कोमा में है, तो वो तो खुद को लेके सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली दे रहा है, तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मरा हुआ है, क्या वो जिंदा है? बताओ। उसको बोलेंगे कि वो नहीं मरा हुआ है, क्योंकि कॉन्शियसनेस टर्म दिया गया सिर्फ लिविंग के लिए। तो वो कोमा में है, वो लिविंग है, उसका हार्ट चल रहा है बट उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है और किसी चीज को लेके वो अवेयर है ही नहीं, तो क्या उसको हम लिविंग बोलेंगे? बताओ, बताना सब कमेंट में करके हमको। अब क्या बोलता है ऑर्गेनिज्म ऑफ, जितना भी हमारा क्या ऑर्गेनिज्म है, अभी आप तो प्रेजेंट में है, पास्ट में होगा या तो फ्यूचर में, सब क्या करता है ट्रांसफर हमारा करता है जेनेटिक मटेरियल का। जानते हैं हम क्या है, अभी हम प्रेजेंट में है, हमारे फ्यूचर, हमारे पास्ट में कौन लोग थे नहीं पता, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को हमको दिए। अब हमारे फ्यूचर में हमारे जो फ्यूचर के लोग आएंगे तो उनको हम अपना जेनेटिक मटेरियल क्या पास करेंगे। तो क्या होता है ये ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है किसने? फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में। समझ में आ गया? अब बोलता है ये बायोलॉजी के बारे में देख लो कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। सबसे पहला ऑन द अर्थ, हाँ है, अर्थ पे लाइफ कैसे आया उसका स्टोरी क्या हमारा बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी तुम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कैसे हमारा लाइफ आया अर्थ में। हाँ ठीक है। दूसरा क्या, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ हम लोग पहले कैसे थे, झुके हुए थे, धीरे धीरे हमारा रीढ़ का हड्डी स्ट्रेट हुआ करते, मतलब बंदर के रूप में थे, चिंपैंजी के रूप में थे, अब हम लोग एनिमल्स के रूप में, ह्यूमन के रूप में आ गए। तो हम लोग का क्या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है क्या बायोलॉजी। और क्या बोलता है बायोलॉजी, और क्या है द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन लिविंग प्रोसेस। जैसे कि हमारा साइंस चल रहा है, लाइफ फॉर्म हो रहा है कैसे, लिविंग प्रोसेस से, तो क्या है बायोलॉजी। तो क्या इसने बोला ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को कैसे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जैसे भी हो गया। बायोलॉजी क्या है, तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाँ ठीक तो है। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहाँ अर्थ में, हाँ सही तो है। और क्या बोला है बायोलॉजी क्या है, द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन लिविंग प्रोसेस, सही तो है। अब बोलता है जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या सेल्फ रिप्लिकेट करता है। हाँ ये तो नहीं है कि हमारे अंदर जो रिप्लिकेशन हो रहा है तो वो कोई और आके रिप्लिकेट कर रहा है, नहीं, मेरे अंदर जो खुद है, खुद का टिश्यू सेल कर रहा है। इवॉल्विंग हम लोग हैं, हाँ है। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन करते हैं, हाँ कैसे, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, और कैपेबल है हम लोग रिस्पॉन्स करने में। अगर एक्सटर्नल स्टिमुली कोई कर हो रहा है, जैसे कि हमको ठंड लग रही है, तो क्या कोई और आके हमको रजाई उड़ाएगा तभी हम ठंड मतलब ओढ़ेंगे? नहीं, हम लोग खुद एबल हैं, कैपेबल हैं खुद को रजाई उड़वाने के लिए। समझ में आ गया? तो ये था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या बोल रहा है, अब जितना भी डाइवर्सिटी है हमारा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो देखेंगे, जिसमें सब कुछ आता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल का डाइवर्सिटी इज अ नंबर, क्या है, एक नंबर है, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी का एक नंबर है और एक टाइप्स है किसका, ऑर्गेनिज्म का। क्या है, बायोडाइवर्सिटी का एक नंबर है, एक टाइप है किसका, हमारे ऑर्गेनिज्म का, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के ऊपर। अर्थ पे क्या सिर्फ हम लोग है नहीं, कीड़ा है, मकोड़ा है, प्लांट्स है, इतने सारे स्पेसिस है जिसको हम लोग अभी तक पूरे देख भी नहीं चुके। और क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ स्पेसिस, कितना जो नंबर ऑफ स्पेसिस है, डेट आर नॉन द डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, कितना है याद रखना, इंपॉर्टेंट, कितना है नंबर ऑफ स्पेसिस, कितने रेंज में, 1.7 to 1.8 मिलियन। कितना, 1.7 to 1.8 में, याद करो स्पेसिस का रेंज कितना है, टोटल नंबर कितना, 1.7 to 1.8 मिलियन। फिर एक बार बोलो क्या, 1.7 to 1.8 मिलियन, याद
हो गया, इंपॉर्टेंट था। एज अ लोकल नेम्स vary from place to place, there is a need to standardize the naming of living organisms। अब एक देखो, ध्यान रखो, 1.7 to 1.8 मिलियंस है स्पेसिस, तो कुछ बेसिस पे तो सबको हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर सबका करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा वो कौन है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी वो चूहा है, वो बिल्ली है, वो हाथी है, वो घोड़ा है, वो कीड़ा है, वो एनिमल्स है, वो ये ह्यूमन है, तो सबको क्या किया, सबको नॉमेनक्लेचर किए, किसके, लोकल्स नेम उसका रखे, वेरी करता प्लेस टू प्लेस। जैसे हमारा एक लोकल नेम होता है, वो वेरी करता प्लेस टू प्लेस, कैसे, जैसे हम हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा घर में कुछ और लोग बोलते हैं, बच्चे थे तो बच्चे में कुछ और बोलते हैं, सोनू मोनू गोलू कुछ भी, थोड़ा बड़े हो गए तो कुछ और बोले, स्कूल में कुछ और बोलते, दोस्त लोग कुछ और बोलते, तो एक आदमी का हर एक प्लेस में अलग अलग नाम होता है। बच्चा में कुछ और, दादी नानी कुछ और बोल रही, मम्मी पापा कुछ और बोल रहे, स्कूल गए तो वहां टीचर्स लोग कुछ और बोल रहे, हमारे दोस्त लोग कुछ और बोल रहे, मतलब सबका अलग अलग नाम होता है। समझ में आ गया, मतलब किस पे वेरी किया, हमारा प्लेस टू प्लेस में। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ, ये क्या है, नीड है, जरूरत है नाम को क्या स्टैंडर्डाइज करने, मतलब अब नाम में भी स्टैंडर्ड हो गया। समझ में आ रहा है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, नोमेनक्लेचर। अब देखो स्टैंडर्डाइज हुआ कि नहीं, सब लोग अब क्या, अपने बाबू सोना, पहले बाबू सोना किसको बोला जाता था, अपना बच्चा को, अब बाबू सोना किसको बोलते हैं, अपने उम्र वाले लोग को बोलते, तो क्या हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देंगे, मतलब समझ में आ गया, नेमिंग के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोले, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं नामकरण, समझ में आ गया, नामकरण। तो क्या है, लोकल नेम्स है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस में, क्योंकि ये नीड है स्टैंडर्डाइज करने का, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको क्या बोले, नॉमेनक्लेचर। जैसे बच्चा है, हम लोग बच्चा में छोटे जब थे, जैसे जन्म लेते हैं तो सब हम लोग को बाबू बोलता है, किसी को चुन्नू मुन्नू कुछ भी बोलता है, तो वही चुन्नू मुन्नू अगर हम लोग को क्या, हम लोग अब जॉब करने लगे तो हम लोग को क्या बोलेगा, जैसे कि तुम हो, तुम्हारा नाम बच्चा में चुन्नू है, अब तुम बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, तो क्या लिखा, तुम क्या सब तुमको बोलेगा, डॉक्टर चुन्नू, डॉक्टर मुन्नू, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो थोड़ा उसको स्टैंडर्ड करना है हम लोग को अपना नाम को, तो इसी के लिए ये हम लोग को नीड था, क्योंकि जरूरत था। अगर हम लोग को सब क्या बोलता है, मोटू बोलता है, गोलू बोलता है, पोलू बोलता है, तो डॉक्टर पोलू कुछ अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता है, तो ये जरूरत है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। समझ में आ गया। बिफोर नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन। नॉमेनक्लेचर करने से पहले आइडेंटिफिकेशन तो करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया, अब उसका हम लोग नामकरण करेंगे तो पहले हमको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा वो लड़का है कि लड़की है। अब लड़का हो के हम उसको रख देंगे अंजलि नाम रख देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। अब वो क्या है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लड़की हैं, मेरा कोई लड़का वाला नाम रख दिया तो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। मेरा नाम आस्था है और कोई लड़का का नाम रख दिया तो नहीं अच्छा लगेगा। कोई लड़का है तो उसको आस्था बोलने लगेगा तो कोई अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। तो पहले नॉमेनक्लेचर के पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये तो नहीं आदमी का बच्चा है और क्या उसका कुत्ता का नाम रख दिए, अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। तो नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है और नॉमेनक्लेचर के पहले आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। समझ में आ गया। अब बोलता है साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, हमारा जो साइंटिफिक नेम होता है, समझ में आया, जो हमारा साइंटिफिक नेम जो जैसे कि मैंगो, हम लोग तो उसको मैंगो बोलते हैं आम भाषा में। साइंटिफिक नेम क्या, मैंगनीफेरा इंडिका। तो किस पे बेस्ड है, ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन। मतलब ये किस पे बेस्ड है, जो कुछ प्रिंसिपल है उस पे, कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो नाम नॉमेनक्लेचर होगा, जो हम लोग प्रोवाइड कैसे की। जैसे कि ICBN, एक क्या है ICBN, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जब हम लोग बॉटनिकल में किसके लिए, प्लांट के लिए, अगर कोई हम लोग प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ICBN यूज करते हैं। अगर हम लोग क्या कोई एनिमल्स का यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर में, ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक बार अच्छे से इसको देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। सबसे पहले तो स्पेसीज का कितना रेंज है, 1.7 to 1.8 मिलियन, चलो हो गया। दूसरा नॉमेनक्लेचर क्या है, समझ में आ गया।
कि जो नेम्स होता है, जो हमारा लोकल्स नेम होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो इसको हम लोग को नीड है, चाहत है कि हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोले। अब दूसरा, नॉमेनक्लेचर तो हम लोग ऐसे ही करेंगे नहीं, उसके पहले हम लोग हमेशा आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पता करेंगे कि हाँ वो कौन है। अब हम लोग कुत्ता का नाम रख देंगे आदमी के नाम पे, अच्छा लगेगा? बताओ। अब तो बहुत सारे लोग रखने भी लगा है बदला लेने के लिए, जिससे ज्यादा दुश्मनी जो है बंदा से, तो उसका कुत्ता का नाम रख देता है। तो ऐसा तो अब होता नहीं है, लेकिन सब करने लगा, बेवकूफ है उन लोग। तो क्या नॉमेनक्लेचर के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। समझ में आ गया? अब जो हमारा साइंटिफिक नेम्स है, किस पे बेस्ड है, किसके एग्रीगेटेड प्रिंसिपल पे, क्राइटेरिया पे उसको रखते हैं। क्योंकि प्लांट एनिमल, प्लांट के लिए क्या आता है ICBN, एनिमल्स के लिए ICJN, जिसको बोलता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बायोडाइवर्सिटी क्या था, तो नंबर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। इससे ज्यादा तो एनसीईआरटी में कुछ दिया है नहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद करने का है नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है क्या, फॉर द नेमिंग, किसके लिए, नेमिंग के लिए। किसका नेमिंग, ऑर्गेनिज्म का नेमिंग। इसको क्या बोलते हैं, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, आएगा क्वेश्चन, कौन सा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म का नेमिंग के लिए। तो कौन सा है, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है। कौन दिए थे, कार्लस लिनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबको चलो अभी याद करो, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कौन दिए थे, क्या, 5 बार बोलो, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कौन दिए थे, कार्लस लिनियस। कौन दिए थे, कार्लस लिनियस। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कौन दिए थे, कार्लस लिनियस। ये जो क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म का नेमिंग के लिए। याद हो गया, हाँ हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, प्रोनोमेन बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, ईच साइंटिफिक नेम, हर एक साइंटिफिक नेम का 2 नाम है। क्या है मतलब, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करें, नाम रख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं जो साइंटिफिक नेम है तो उसका हर का क्या है, 2 नाम है। सबसे पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथा। मतलब साइंटिफिक नेम का 2 नाम है, कौन, जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथा। ये जनरली होता है किसमें, लैटिन में। याद रखना है, किसमें होता है, लैटिन में। एक साइंटिफिक नेम का क्या, 2 नाम, जेनेरिक स्पेसिफिक। किसमें होता है, लैटिन में होता है। आ जाएगा इटैलिक में होता है क्या, तो नहीं, किसमें होता है, लैटिन में होता है। जैसे हम लोग मैंगो, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। आम भाषा में लोकल नाम इसका क्या है, मैंगो है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सबको पता है, मैंगनीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है 2018 में आएगा। ये मैंगनीफेरा क्या है, जेनस, इंडिका क्या, स्पेसिफिक। लिन क्यों है, क्योंकि ये हमारा बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कौन देते हैं, कार्लस लिनियस। तो लास्ट में जो दिया था उसका भी नाम लिखाता है, तो ये सही है। इसमें क्या है, जो हमारा जेनस स्टार्ट होता है किसमें, कैपिटल में। देखो हमारा जेनस किसमें स्टार्ट है, कैपिटल में। इसके जगह ऐसे रहता मैग्नीफेरा, तो क्या ये सही होता, नहीं, ये सही नहीं होता। तो हमेशा जेनस किसमें स्टार्ट होता है, हमारा कैपिटल लेटर में। स्पेसिस किसमें स्टार्ट है, हमारा स्मॉल लेटर में। समझ में आ गया। हर एक साइंटिफिक नेम का 2 नाम, जेनस और स्पेसिफिक, लास्ट में लिखाता है। जेनस कैपिटल, स्पेसिफिक क्या, स्मॉल, और ये हमेशा लैटिन में होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड। जब हम लोग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो लैटिन में लिखते हैं, बट इसको अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो किसमें, इटैलिक में। याद रखना, लिखते हैं तो लैटिन में, प्रिंट करवाते हैं तो इटैलिक में। इफ हैंड राइटिंग शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, जब अगर अंडर हैंड राइटिंग क्या है, अंडरलाइन क्या है, वो सेपरेटली अंडरलाइंड है। तो नेम ऑफ द ऑथर शुड बी एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। ऑथर का नेम, ऑथर कौन है, कार्लस लिनियस। क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ किसके नेम, स्पेसिफिक के नेम। तो हम इसमें बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में क्या देखना था, सबसे पहले द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। बताओ, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, याद हो गया।
किसके लिए? ऑर्गेनिज्म का नेमिंग के लिए, जिसको हम लोग क्या बोले? बायनोमिकल नोमेनक्लेचर बोले। हाँ, कौन दिया? कार्लस लिनियस। ये तो याद हो गया। बताओ स्पेसिस कितना था अर्थ में? 1.7 to 1.8। अब होता है अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बायनोमिकल क्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं? हर एक साइंटिफिक नेम का दो नाम है, पहला जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। इफिटा जो कब जनरली क्या होता है? लैटिन में होता है। जैसे मैंगो, ये हमारा कॉमन नेम है, ये हमारा क्या है? कॉमन नेम। जैसे किसी का घर का नाम क्या है? मोटू है। क्या है उसका घर का नाम? मोटू है। ये हमारा कॉमन नेम है। अब बोलेगा साइंटिफिक नेम क्या, मतलब उसका स्कूल का नाम क्या, प्रोफेशनल नाम क्या है? तो हो सकता है उसका कुछ और नाम हो, कुछ भी लिख दो, उसका कुछ और नाम हो। तो उसका जो नाम है हमारा, जैसे हमारा मोटू, मोटू का जो हमारा नाम है जैसे मोटू, तो उसको बोलते हो समझो कि मूलचंद्र। क्या है? मूलचंद्र प्रकाश। ठीक, इस टाइप का, क्योंकि मोटू से कोरिलेटेड है। तो मूलचंद्र प्रकाश, तो हम लोग क्या देते हैं? ये मूलचंद्र क्या है? जेनस है, प्रकाश क्या है? स्पेसिस है। समझ में आ गया? और लास्ट में उसके पापा का नाम लिख दो, तो वही हो गया हमारा मैंगो। कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। जेनस ये है, स्पेसिस है, ये ऑथर का नेम है। जेनस हमेशा कैपिटल में, स्पेसिस हमेशा स्मॉल है, लास्ट में लिनियस। तो ये तीनों लाइन में तो यही बोला। क्या बोला? फिर से एक बार देखते हैं क्या बोला। जेनस से स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर में, स्पेसिस से स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर में। साइंटिफिक नेम्स विल बी प्रिंटेड, जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? इटैलिक में। ऐसे जनरली क्या होता है? लैटिन में। और हैंड राइटिंग का होता है अंडरलाइन सेपरेटरी करके होगा। लास्ट में ऑथर का नेम लिखते हैं, बायोलॉजिकल वर्सन फॉर्म। तो क्या हमारा हो गया था? बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? टेक्सोनॉमिकल, ये सब देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का रूल है क्या, ये याद रखना है। कितना? 1 2 3 4 5, ये पांचों रूल क्या करना है? सबको रिमेम्बर कर लेना। या तो नीट में स्टेटमेंट के थ्रू आ सकता है ये, या तो करेक्ट स्टेटमेंट किसी के भी थ्रू आ सकता है। इसलिए हमें इसको क्या करना है? रिमेम्बर कर लेना। सबसे पहला क्या है? लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फॉर्म। कहाँ से आया है? लैटिन से। हम लोग क्या लैटिन में लिख रहे थे, कहाँ से आ रहा है? लैटिन से। इरिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑरिजिन, किसके इरिस्पेक्ट? किसके? ऑरिजिन के इरिस्पेक्ट। एक लाइन क्लियर हो गया। प्रिंटेड इन इटैलिक, क्या हम लोग बोलते हैं? आया कहाँ से? लिख रहे थे लैटिन से। कहाँ से आया? लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड है कहाँ से? लैटिन से। लेकिन जब हम लोग प्रिंट करवा रहे थे तो कैसे? इटैलिक से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लैटिन ऑरिजिन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड राइटिंग, जब हम लोग लिखते हैं तो सेपरेट करके क्या होता है? उसको सेपरेटली अंडरलाइंड करते हैं। जैसे नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन द, हम लोग क्या ऑथर का नेम क्या करते हैं? स्पेसिफिक इफिटा के लास्ट में लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। समझ में आ गया? जैसे क्या था हमारा? मैग्नीफेरा क्या था? इंडिका था। तो लास्ट में क्या? केलिन में लिखे। और ये जो हमारा ऑथर का नेम है हमेशा किस में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। तो ये हम लोग को ये 5 पॉइंट रिमेंबर करना है। पहला क्या था? ये जो लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फॉर्म में कहाँ से आया? लैटिन से। का इरिस्पेक्ट है किसका? ऑरिजिन का। फिर क्या कहते हैं? प्रिंट करवाते हैं कैसे? इटैलिक में, जो इंडिकेट क्या करता है? उसका लैटिन ऑरिजिन को इंडिकेट किया। फिर क्या करते हैं? जब हम लोग उसको हैंड राइटिंग मतलब लिखते हैं हैंड से, हाथ से, तो उसको सेपरेटली करते हैं कैसे? अंडरलाइंड करके। ये हो गया। फिर क्या बोलता है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक इफिटा के जस्ट बाद हम लोग ऑथर का नाम लिखते हैं। और किस लैंग्वेज में लिखते हैं? तो रोमन में। और प्रिंट करवाते हैं ऑथर का नाम रोमन में। तो ये 5 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। क्या है? यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम लोग क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन। जैसे क्या हम लोग क्लास में डिवाइड करते हैं, ये नर्सरी क्लास में रहेगा, ये 1 में रहेगा, 2 में रहेगा, 3 में रहेगा। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? सबको, स्पेसिस को भी क्लासीफाई करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोले? क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी, द साइंटिफिक टर्म फॉर देयर कैटेगरीज इन टैक्सा। इसमें क्या मतलब ग्रुप में रखें,
कोई भी चीज को किसमें, तो कोई साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरीज इन टैक्सा। टैक्सा कौन कौन, डॉग्स को, कैट को, मैमल्स को, प्लांट्स को। जैसे ये प्लांट्स हमारा आ गया तो हम उसको एक में चलो छोड़ दिया, ये हमारा एनिमल्स है। एनिमल्स में बहुत सारा है, डॉग्स है, कैट्स है, मैमल्स है। तो क्या हम लोग मैमल्स, डॉग, कैट्स को एक में मिला देंगे? तो नहीं। तो सबको हम लोग क्लासीफाई पहले किए कि हाँ ये डॉग है, ये 4 पैर वाला है, ये एनिमल्स है, मतलब सबको। तो ये हमारा क्या है, टैक्सा है। डॉग, कैट्स, मैमल्स सब क्या टैक्सा है। Hence based on characteristic, फिर क्या होता है किसके कैरेक्टरिस्टिक में, all living organisms can be classified into different taxa। सब पे कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या उसका लक्षण है। डॉग का क्या लक्षण है, डॉग के हाथ से खाना खाएगा? नहीं। हमारे जैसा बोलेगा? नहीं। वो पढ़ा सकेगा? ऐसे नहीं। तो वो सिर्फ भौ भौ करेगा। हम लोग क्या भौ भौ कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो बोलते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टैक्सा को क्लासीफाई किए। इस प्रोसेस को हम लोग बोले टैक्सोनोमी। समझ में आ गया? टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट द डिफरेंट लेवल। ये जो टैक्सा है ये कैटेगरी डिफरेंट लेवल का क्या कैटेगरी है। जैसे कि हमारे एनिमल्स है, मैमल्स का, और डॉग्स, एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा डिफरेंट। सब मतलब ये लेवल है कैटेगरी, कैसे कि हमारे एनिमल्स का, मैमल्स का, सबको डिफरेंट टैक्सा में रखना है। और इसको हम लोग बोले टैक्सोनोमी। कैरेक्टराइजेशन है, पहले तो हम लोग कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, किसी का भी कैरेक्टराइजेशन देखें। इसका उसका क्या कैरेक्टर है, कैसे वो खा रहा है, कैसे वो बोल रहा है, कैसे वो चल रहा है, क्या वो पहन रहा है, उसका कैरेक्टर देख के उसके उसको आइडेंटिफाई किए। अब हाँ कैरेक्टर देख ले कि हाँ इसका ये कैरेक्टर है, उसको आइडेंटिफाई कर लिए वो है क्या। आइडेंटिफाई करके उसका हम क्लासिफिकेशन करवा दिए, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करवा दिए। ये सब बेसिस किसका है, टैक्सोनॉमी का। ये सब क्या बेसिक है। इसमें क्या पढ़ना था क्लासिफिकेशन में, हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करवाते हैं, देखो एक प्रोसेस है जिसमें बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप, कुछ कोई भी चीज को हम लोग ग्रुप करते हैं किसमें, कन्विटेंट कैटेगरीज में। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। ये क्या है, ये कैटेगरी को हम लोग क्या बोले, टैक्सा। जैसे कि डॉग, कैट, मैमल्स, प्लांट्स, etc। अब क्या है, hence based on characteristic all living organism can be classified। ये इस बेसिस पे, बेस्ड ऑन किस पे, कैरेक्टरिस्टिक पे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज। टैक्सा क्या है, एक इंडिकेशन है किसका, कैटेगरी का। किसके लेवल पे, वेरी डिफरेंट, हर एक लेवल पे। जैसे कि एनिमल्स का अलग लेवल है, उसमें एनिमल्स में बहुत लोग आ गया, एनिमल्स में डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, सब कुछ आ गया, मैमल्स हो गया। एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एनिमल्स सब क्या है, इसमें एनिमल्स में डॉग्स, कैट सभी हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सा। ये रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट लेवल पे। पहले तो हम लोग किसी को भी उसका करने के टैक्सोनॉमी में सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका लक्षण देखते हैं वो कैसे कैसा है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किए। समझ में आ गया। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक, क्लास है तो हम लोग देखते हैं नर्सरी का क्लास का, समझो कि नर्सरी से लेके हम लोग 5 तक, मतलब नर्सरी से लेके हम लोग 5 तक क्लास को हम लोग को टैक्सोनॉमी ये करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे उसका कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। ये क्या है, एलकेजी यूकेजी का बच्चा का थोड़ा कैरेक्टर अलग है, 5 क्लास का थोड़ा मैच्योर होता है। तो जिस जिस बेसिस पे करेंगे उस क्लास पे हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। जिसका दिमाग थोड़ा बच्चा वाला है उसको हम लोग नर्सरी में डाल दी, जिसका मैच्योर है 5 क्लास में डाल दी। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन लड़का है कौन लड़की है। क्लास में क्या देखते हैं, लड़का का अलग बेंच, लड़की का अलग बेंच। तब हम लोग क्या देखें, कौन लड़का है कौन लड़की है, उस बेसिस पे आइडेंटिफाई किए। अब लड़का को एक जगह कर दिए, लड़की को एक जगह कर दिए। उसके बाद क्लासिफाई किए, क्लासिफिकेशन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद एक एक जगह फिर उसका नाम रख दिए कि हाँ ये लड़का है ये लड़की। कैसे हम लोग क्लास में ग्रीन ग्रुप, ये ग्रुप करके रखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करके उस बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं। समझ में आ गया। हम लोग क्या देखे थे, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या देखे थे, 2 कंपोनेंट था। कौन, जेनेरिक नेम था जिसको जेनस बोलते हैं, स्पेसिफिक ईपी था जिसको स्पेसिस बोलते हैं। ये तो देखे थे। ये होता है जेनेरिक नेम, फर्स्ट वर्ड होता है। ये क्या होता है, सेकेंड वर्ड होता है। ये स्टार्ट होता है कि हमारा कैपिटल लेटर से, ये स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल लेटर से। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, और ये मैग्नीफेरा, ये इंडिका किसका नाम है, ये मैंगो का। ये तो सबको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्या, बायोनॉमिकल में 2 कंपोनेंट,
क्या जेनेरिक नेम स्पेसिफिटा, ये जेनस हमारा स्पेसिस, जेनेरिक हमेशा फर्स्ट वर्ड, स्टार्ट हमेशा होगा कैपिटल लेटर में, जैसे कि मैंगो का मैग्नीफेरा कैपिटल है सबसे पहला हो गया। स्पेसिफिक इफिथा में क्या है, स्पेसिस होता है, सेकेंड वर्ड स्टार्ट होता है स्मॉल से लेटर से, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका का हमारा इंडिका। समझ में आ गया। तुम्हारा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी है क्या, ये बेस्ड किस पे है, कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है टैक्सोनॉमी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं किसमें, डिफरेंट टैक्सा में। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी बोले। समझ में आया। किस पे बेस्ड है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक पे। सब ऑर्गेनिज्म क्या किए, क्लासिफाई किए, किस पे, डिफरेंट टैक्सा पे। इस प्रोसेस को क्या बोले, क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमिक। समझ में आ गया। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, हो गया। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल का भी। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या क्या देखें, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ। इसका डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न। हम लोग जब मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी देखते हैं तो किसके किसके बेसिस पे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिज्म का, इसेंशियल है किसके फॉर्म में, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी में। तो क्या था टैक्सोनॉमी में, किस पे बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक पे। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, इनटू डिफरेंट टैक्सा में। इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोले। खत हम लोग जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ। फिर उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या ऑर्गेनिज्म का, इसेंशियल है। ये सब किसके लिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। एक पॉइंट और क्या है, द अर्लीस्ट, पहले जो क्लासिफिकेशन करवा रहे थे बेस्ड ऑन किस पे था, यूजेज पे, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म का। जब ये तो मॉडर्न था और जब पहले अर्लीस्ट, तो उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे था, यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के बेस पे था। समझ में आ गया। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में क्या था, दो कंपोनेंट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक था। जेनस स्पेसिस फर्स्ट वर्ड होता है कैपिटल में, जैसे मैग्नीफेरा। इसमें क्या है, सेकेंड वर्ड है स्मॉल है, जैसे कि इंडिका। किसका है, मैग्नीफेरा इंडिका है, मैंगो का। खत टैक्सोनॉमिक क्या है, किस पे बेस्ड है, जल्दी जल्दी बोलो तभी याद होगा, किस पे बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक पे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, डिफरेंट टैक्सा में। इस प्रोसेस को क्या बोले, टैक्सोनॉमी बोल दिए। जो हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी था उसमें हम लोग क्या देखते थे, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिज्म का। ये सब इसेंशियल था किसके लिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। अब हम लोग पहले जो क्लासिफिकेशन करते थे उसमें हम लोग क्या देखते थे, यूजेस की, ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है। समझ में आ गया।